बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को उन हालात में तहरीक अदम एतमाद का सामना है जिन हालात में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम दिन जो मनाया जाता है 23 मार्च के दिन इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी भरपूर परेड की जाती है। दिफाई तौर पर पाकिस्तान की मजबूती का इजहार किया जाता है और मुल्क के अंदर जो एक पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मुल्क के अंदर जो एक पार्लिमान का निज़ाम है, उससे भी इज़हार यकजहती किया जाता है। साथ साथ इस वक्त OIC की बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है जिसमें वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे और बड़ा अहम मसला जो इस वक्त है कश्मीर का, फ़लस्तीन का और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो तल्लुकात हैं, रीजन के जो हालात हैं, उसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। इन हालात में वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक का सामना है और वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मुश्किलात ये भी हैं कि उनके अपने ही अराकीन उनके खिलाफ वोट देने को तैयार बैठे हैं। अगरचे हुकूमत दावेदार भी है कि कुछ लोग वापस रब्ते कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं कि लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ किस्म की मालूमात मोतबर ज़राए से मौजूद नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये तादाद ज़्यादा हो सकती है जो सिंध हाउस में बैठे हुए अराकीन सामने आए। उसके बाद मज़ीद कई अराकीन मौजूद हैं जो हुकूमत के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा कि OIC की कॉन्फ्रेंस के दौरान वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ। लेकिन उसके बाद अभी कुछ देर कबल ही मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना एक एलामिया जारी किया है जिसमें कहा गया है कि OIC के वज़राए ख़ारजा को मुत्तहिदा अपोजिशन पाकिस्तान में खुशामदीद भी कहती है और किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से 21 तारीख को इजलास बुलाने की खबरें थी, क्योंकि 22 तारीख तक इजलास बुलाया जाना आइनी तौर पर ज़रूरी है। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि ये इजलास 22 तारीख को की बजाय 25 को भी बुलाया जा सकता है। क्या ये आइनी बहरान पैदा होगा और क्या अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर हुकूमत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसका जायज़ा लेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अली शेर साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद ब्यूरो के, और हमारे साथ मौजूद है फवाद अहमद साहब, तजियाकार हैं, कराची से अपना प्रोग्राम करते हैं नई बात के नाम से। अली शेर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ, एलामिया बड़ा बर वक्त जारी किया है मुत्तहिदा अपोजिशन ने। बिलावल भुट्टो जरदारी से कंसेंट के बाद, उनसे मुशावरत के बाद ये एलामिया जारी किया गया होगा? जी बिल्कुल। ये मैं अभी कुछ देर कबल मलिक साहब मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे था और वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है बाकायदा इस मामले पे, और उसके बाद ये एलामिया जो है वो जारी किया गया है। अच्छा, इस एलामिया की जो इम्पोर्टेंस है, यानी सही बात तो ये है कि ये कहा जाए कि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि काफ़ी डैमेज हो गया। जब दिन को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद से तो लेके तकरीबन जो है वो 4.5-5 घंटे गुजर चुके हैं जब ये एलामिया जो है इसको जारी किया गया है। तो उस लिहाज से तो ये यकीनी तौर पे एक कोशिश ज़रूर है, लेकिन जो मीडिया के ऊपर बहस थी, जो उसके बाद प्रोग्राम थे, उन सब में ये चीज़ जो है वो जा चुकी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हकीकत यह है कि वो कहते हैं ना कि ये जरदारी साहब कहते होते हैं कि ये बिलावल जो है वो मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो गया है। सच्ची बात यह है कि आज के दिन में उन्होंने ये साबित किया है कि जज्बातीपन में भी ये लफ्ज़ किए जा सकते हैं, शायद कोई पॉलिसी तो ऐसी ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, पॉलिसी होती तो फिर ज़ाहिर है ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन का एलामिया जारी किया गया है, इट मे बी कि इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ और मौलाना के दरमियान नहीं बल्कि अपोजिशन की दीगर जमातों के दरमियान भी रब्ता हुआ हो। आसिफ अली जरदारी साहब से भी में लिए बगैर एलामिया जारी तो नहीं हो सकता। जी जी, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर तो एलामिया ज़ाहिर है क्योंकि और ज़ाहिर है जिस तरह एलामिया जारी किया गया है और जिस तरह से बिलावल साहब ने जो कुछ कहा है, ज़ाहिर है उसका कोई वो कम से कम देखो, कुछ भी हम कहें आसिफ अली जरदारी साहब से तो ये तवक्को ही नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करेंगे। वो एक समझदार शख्सियत हैं और इन तीनों बड़ों का आपस में रब्ता हुआ होगा। 2 का तो मुझे मालूम है, तीसरे का भी हुआ होगा। इसी वजह से ये बयानिया जो है ये क्विकली अली शेख साहब में बता दीजिएगा, अगर 21-22 तारीख को इजलास नहीं होता और 25 को इजलास बुलाने की जो खबरें सामने आ रही हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मुहाजराई बढ़ेगी, अपोजिशन क्या करेगी इस पर? देखें, जो इजलास 21 को बुलाया जा रहा था और उस पर पोजीशन भी खामोश थी,
ये कह रही थी कि ठीक है 21 को बुला के ये जो ख्याल जमान औरंगज़ई MNA फोत हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये रवायत है, मैं पार्लियामेंट को कवर करता हूँ कि जब भी अगला इजलास आता है, अगर पिछले सेशन में कोई MNA फोत हुआ होता है तो उसके लिए दुआए मगफरत होती है, उसके लिए चंद अरकान जो है वो चंद अल्फाज बोलते हैं और उसके बाद इजलास जो है वो अगले दिन के लिए, या अगर हफ्ता इतवार आ रहा है तो चंद दिन के लिए जो है मुलतवी कर दिया जाता है, सेशन जारी रहता है। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है, अभी भी ये जो खबरें जब अपोजिशन की तरफ से आई हैं जी तो जी जो ही ये चीज सामने आई है आज अपोजिशन की तरफ से, और अपोजिशन में से भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, कि हम 21 को वहां जाएंगे और हम वहां पे धरना देके बैठ जाएंगे, फिर देखेंगे 22 को इजलास कैसे होता है। तो ज़ाहिर है फिर इसके बाद और कौन सा चारा रह जाएगा। अगर ये इजलास जो है इसको 25 तक वैसे भी उन्होंने ले जाना था, वो बुलाएंगे 25 को, ताकि ये इस एक किस्म की जो बदमजगी है वो कम से कम पाकिस्तान के मुंह पे कालक ना मरी जाए। OIC वज़राए खारजा के तनाज़। और ये मकबूल जान साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन ने अभी एक एलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि वज़राए खारजा का खैर मकदम भी करते हैं, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का एलामिया, डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तानी सियासत गुजर रही है, एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक का सामना हुकूमत को, दूसरी तरफ OIC की कॉन्फ्रेंस, तीसरी तरफ 23 मार्च का अहम दिन इस्लामाबाद में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मसला सारा यह है कि जो बंदा भी इस तरीके अदम एतमाद को बिल्कुल एक रूटीन किस्म की लोकलाइज समझता है, वो या तो पाकिस्तान की सियासत से नाबलद है या पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स से नाबलद। देखिए, सिचुएशन ऐसी है, आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कौन सी ऐसी अपोजिशन होगी जो पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुए करे कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को सहारा देके उसको वापस खड़ा कर दे, उसको दलदल में से निकाले और उसको दोबारा एक हीरो बनाने, जिसके ऊपर पूरे 3 साल मुत्तफिक थे कि नहीं इसको टेन्योर पूरा करते दें ताकि ये दोबारा ना वापस आ सके। लेकिन ये सारा अचानक क्यों हो रहा है? इस अचानक होने के अंदर एक बहुत बड़ी गेम प्लान है, जिसमें मैं बहुत दफा अपने प्रोग्रामों में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके अंदर एक पूरे का पूरा आप ये तो तय है ना कि आप शिफ्ट करें। आज मुनीर अकरम साहब का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने 6 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना के अंदर, और हम पहला एजेंडा ये है कि हम अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे। ये मुनीर अकरम पाकिस्तान के उसने कहा। दूसरा आज ये है कि पहली दफा ये हुआ है कि चाइनीज कंपनी ने लिथियम की जो मेन चीज से लड़ाई थी, वहां वो कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। इस पूरे रीजन को आप देखें और फिर यूक्रेन में देखें, यूक्रेन में यही हुआ था। 2014 के अंदर बाकायदा धरने शुरू हुए, पहले सारे के सारे सफीर से मिलने शुरू हुए अपोजिशन के साथ, फिर धरने शुरू हुए, फिर धरने खूंरेज हुए, फिर उसके अंदर दोनों ने लड़ाई शुरू की, और उसके बाद आप अंदाजा करें कि 2014 में उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया, अदम एतमाद करवाया, और उसके बाद उसको वहां से निकाल दिया। और 2014 में रूस ने क्रीमिया पे हमला करके कब्जा कर लिया, और आज वो कैफियत है कि रूस को वहां कूदना पड़ गया। मैं आपको एक बताऊं कि मुझे बहुत खतरनाक सूरत लग रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल स्टेबल ना हुई तो मुझे डर है कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस का मैदान जंग न बन जाए थी मार्च अप्रैल में। लेकिन और ये साहब, अगर इस थ्योरी को बाय कर भी लिया जाए कि इंटरनेशनल सतह पे इस वक्त जो ऐसे हालात हैं, पाकिस्तान में कैसे मैदान जंग बन सकता है? हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, इमरान खान सब नंबर्स पूरे नहीं कर पाते, इक़्तिदार से चले जाएंगे, नई हुकूमत बन जाएगी, ऐसा माजी में बारहा होता रहा है। आप मुझे ये बताइए, वो कौन सी हुकूमत होगी जिसके 3 सूबे इसके खिलाफ हो, और वो हुकूमत पर फेडरल गवर्नमेंट में 18 इंटरव्यू इकट्ठी हो जाए। पर सब मुझे बताइए कि इमरान खान चले जाते हैं, उसके बाद जो प्रोसीडिंग शुरू होंगी, क्या आपको पता है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है? क्योंकि नवाज शरीफ एक कानून बना गए हैं 14th अमेंडमेंट के बाद कि इलेक्शन कमीशन की जो है जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो गई है, वो सिर्फ उसको इफेक्ट करेगा, नोटिफाई करेगा आफ्टर प्रोसीडिंग के 15 दिन के अंदर। आप कोई बंदा भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। चलो, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, उसके बाद आपने इलेक्शन करना शुरू किया, जाहिर बात है वो 15 जब तक PTI साथ ना मिले तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनता। ठीक, अगर आप ना बना तो उसके बाद आपका कौमी असेंबली डिसॉल्व होगी, कौमी असेंबली डिसॉल्व हुई तो आप इलेक्शन होंगे। क्या बुजदार के तहत इलेक्शन होंगे? वो तो 1.5 साल तक है, या फिर नोआ कॉन्फ्रेंस वहां होगा, या क्या मानेंगे वो लोग जो पीपल पार्टी के तहत मुराद अली शाह के तहत इलेक्शन होंगे, या कोई महमूद खान के तहत इलेक्शन होंगे, या बाप पार्टी के तहत बलूचिस्तान मानेंगे? कोई एजेंडा मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को उतारना है, और वो भी इमरान खान को उतारना नहीं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। 1.5 साल अपनी मौत आप मरने वाला सियासतदान, मुकम्मल तौर पे आप उसको से
कि उस बंदे को आपने आज देखें। मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की 2-3 चीज प्रैक्टिस मेरे बैच में एक है, वो बता रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करते हैं कि वापस 2011 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने तो खतरनाक कर दिया। शहबाज शरीफ कहता है कि माइनस पीटीआई हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। क्या इमरान खान बाहर होगा तो कौमी हुकूमत बनने देगा वो, जिस तरह की 4 करोड़ बन चुका हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो एमपी हैं, जो क्राउड है इसका पीटीआई का, वो है बड़ा मैरियट्स में घूमने वाला, बाकी जगहों पे घूमने वाला, उन क्राउड में घूमने वाला जहां ये एमएनए एमपीएस घूमते हैं। और ये सब पीटीआई किसी खुशफहमी का शिकार नहीं है। 2011 की बात करती है, 2018 की बात करती है। ये जितने लोग अब पीटीआई से वापस जा रहे हैं, अगर इनको टिकट्स ना मिलती तो पीटीआई कैसे जीत पाती? फिर टिकट्स जो वापस करवाएगी अपोजिशन की जमातों की, अगर वो टिकट वापस ना करवाई जाती, पीटीआई आज इक़्तिदार में कैसे होती? फिर जिस तरीके से नैब का किरदार रहा, जिस तरीके से अदालतों से लोग डिस्क्वालीफाई होते रहे, अगर ये ना होती तो पीटीआई तो इतनी सीटें कहीं दूर से सोच भी ना पाती। ये खुशफहमी नहीं पीटीआई को? नहीं, ये खुशफहमी हर किसी को है। 2002 में जिस वक्त 148 अरकान नून लीग के टूट के काफ लीग में गए थे, तो क्या कोई सोच सकता था कि काफ लीग जीतेगी? लेकिन काफ लीग ने लाहौर शहर के अंदर नून लीग का मेयर नहीं जीतने दिया 8 साल तक। ठीक, उसके बाद जब काफ लीग के 137 अरकान टूट के जब वो नून लीग के अंदर गए थे, तो नून लीग को भी बड़ी खुशफहमी। लेकिन और ये साहब, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, छतरी कोई और थी, सर पे छतरी से लोग जीते। जिस तरीके से लाहौर का इंतखाब हुआ, आपको भी याद होगा, लोगों को पकड़ पकड़ के मार मार के उनकी वफादारियां तब्दील की गई। ऐसा माहौल आज नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, माहौल ISI खड़ी होकर नहीं करती होती, माहौल करता था हमारा जैसा डिप्टी कमिश्नर, SHO। फोर्स ये होती है। ISI के पास कितने लोग हैं? IIB के पास कितने लोग हैं? 10,000, 15,000। वो पटवारी SHO जो मुकदमे दर्ज करता है, वो तो मौजूद है, वो फोर्स तो मौजूद है, वो तो सब कुछ कर रहे। हाँ जी, ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। और ये मकबूल जहाँ फवाद अहमद साहब, और ये साहब कह रहे हैं कि पटवारी टिकट वापस करवा लेगा, तहसीलदार वापस करवा लेगा, AC टिकट वापस करवा लेगा। कोई ऐसी मिसालें मिल सकती हैं कि कोई AC जो है वो किसी सियासतदान से क्या टिकट वापस कर दो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, और वो वापस कर दे? चलें, AC और DC को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ें। AC और DC की खैर किसी ने क्या सुननी है, वो तो खुद बेचारा रहमो करम पे होता है कि उसको जो है वो वहां पर अच्छा प्रोटोकॉल मिल जाए। आपको याद है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा कोई MNA भी नहीं थी, MPA भी नहीं थी, एक मुशीर थी, एक नोटिफिकेशन की मार थी, एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो पंजाब के अंदर वो करी थी। और आपको याद होगा कि उन्होंने AC साहिबा के साथ वो जो खातून AC थी, एक बचत बाजार के अंदर क्या हशर किया था। वो पटवारी तो जो उनके चौखट के ऊपर पड़े हुए होते हैं सियासतदानों की, वहां से तो उनको खाना और रोटी मिलती है, वहां से तो उनको जीने का सामान मिलता है, वरना वो अपनी तनख्वाह पे कहाँ गुजारा कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि उस इलाके का सियासतदान उस पटवारी से राजी ना हो और वो पटवारी अपनी पटवारपनी दिखाए और माल बनाए? ऐसा हो तो नहीं सकता ना, पाकिस्तान के सिस्टम में ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी एक बात मलिक साहब, मैं चाहूंगा जरूर एक वजाहत यहाँ पर करूं। मैंने खुद सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो साहब की। अली शेर साहब का कहना यह था कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं ऑपोजिशन के दोस्तों को कहूंगा कि वहां धरना देकर बैठे, यानी कि उन्होंने एक तजवीज पेश की थी। अच्छा, मैं जो उनका कोई तर्जुमान तो नहीं हो कि मैं वजाहत करूं, लेकिन ये एक चाय की प्याली में उबला हुआ तूफान लगता है। जब हुकूमत के पास कोई बात करने को नहीं है, कोई बात कहने को नहीं है, तो जाहिर है कि वो ऐसी चीजों के पीछे रहेंगे कि आज तुम देखने के चले फवाद साहब, हम उनका एग्जैक्ट बयान सुन भी लेते हैं, आपको भी सुनवा देते हैं, अली शेर साहब को भी सुनवा लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, जरा मखदूम अतर साहब चलाइएगा, जरा बिलावल साहब ने क्या कहा था। नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूं कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली वो कह रहे हैं जी कि अगर स्पीकर ने इजलास ना बुलाया, जज्बाती बयान हो सकता है, उसे में भी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इजलास मौखर करना और इजलास को उस टाइम फ्रेम के अंदर ना करना फवाद साहब आइन की खिलाफ वर्जी है। बिलावल गुस्से में भी हो सकते हैं। देखिए मलिक साहब, इसमें एक बड़ी आसान सी बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये मुझे लगता है कि कुर्रा अर्ज के ऊपर दो ही वाहिद मुल्क होंगे कि जहां पे आपको साबित करना पड़ता है कि आप बड़े मुहिब्बे वतन है। आप देखें कि इस बयान के बाद फौरन करार दिया गया कि हिंदुस्तान का एजेंडा है,
नहीं उनकी हुब्बुल वतनी पे तो कोई सवालात नहीं उठा रहा, कोई ना कोई कह रहा है कि कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुहिब्बुल वतन नहीं है। मुहिब्बुल वतन नहीं है ना, ये मतलब ये तो बड़ी आपने मलिक साहब बड़ी मजेदार बात कर दी। मैं आपको भी कहूं कि आप हिंदुस्तान के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, तो फिर क्या मैं आपको वफादार इस मुल्क का तस्लीम कर रहा हूं? अगर मैं आपको ये एजेंडा की खबर, ये इल्जामात बड़े पुराने हो गए हैं, ये लगाते रहते हैं इल्जामात, लेकिन फिर बाद में खुद ही लोग मुकर जाते हैं। देखिए मलिक साहब, ये सारी बात जो है ना वो मसला ये है कि मेरा मुझे जो अपना एक तज्जिया है, जाहिर है कि ये खबर नहीं है, हुकूमत के पास कुछ कहने को नहीं है, हुकूमत के पास कुछ बयान करने को नहीं है। आज इमरान खान साहब की लाचारगी और बेचारगी आपने सुनी थी जब वो इंटरचेंज का सतह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पेशन गोई करता हूं कि ये जो अरकान हमारे नाराज होकर चले गए हैं, जिनको हमने खच्चर कहा, जिनको हमने गधा कहा, जिनको हमने जमीर फरोश कहा, जिनको हमने लोटा कहा, जिनके घरों का घेराव किया, जिनके लिए सिंध हाउस का हमने गेट तोड़ दिया, ये सारे के सारे जो हैं वो बुनियादी तौर पर मैं पेशन गोई करता हूं कि ये वापस आ जाएंगे, और मैं कहता हूं कि जी आप वापस आ जाए। और फिर फवाद चौधरी साहब सुबह कह दे कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आज तो मिनमिनाते हुए महसूस हो रहे थे ये सारे वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो चिल्लाते थे, धाड़ते थे और एक हंगामा बर्पा करते थे अपनी तकरीरों से, आज पेशन गोइयां करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये सारा जो एकदम लेकिन फवाद साहब, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक से जाने से पहले आपको इतना मैं बता जाऊं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था, शायद आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि जिन्होंने वापस लाना होगा वो लाएंगे। यानी एक बेबसी का आलम तो है पीटीआई की सफ़ों में, लेकिन शायद मानने को तैयार नहीं है। लोग उनके जा चुके हैं, और सिंध हाउस में जो लोग सामने आए उसके बाद से कुछ लोग खामोश बैठे हैं, लेकिन शायद हुकूमत के राब्ते में आने को अब भी वो तैयार नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। उन्होंने एक बार फिर खुश आमदीद। अली शेख साहब, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर खान तरीन, दो बड़े ग्रुप पीटीआई के अंदर बने रहे, धड़े बंदियाँ होती रहीं, इमरान खान साहब खामोश रहे, ना धड़ी बंदियाँ ख़त्म कराने की कोशिश की, इस तरीके से कई ग्रुप बन गए। आज अगर पीटीआई को मुश्किलात का सामना है तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है पीटीआई के अंदर धड़े बंदियाँ थी। शाह महमूद कुरैशी साहब से जब कल पूछा गया कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं, नाराज़ अरकान हैं, उनको आप मना सकते हैं, तो उनका जवाब क्या था? ज़रा ये सुनिए, जो बड़ा वाज़े करता है कि अब भी धड़ेबंदी कितनी पीटीआई के अंदर मौजूद है, जबकि पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, अपने लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। अली शेख साहब वो कहते हैं जो मनाने वाले हैं वो मनाएंगे, मेरे कहने पे कोई नहीं मानेगा। ये पीटीआई की सूरत हाल है कि कुरैशी साहब उन अरकान से बात भी नहीं कर सकते जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली हैं। मलिक साहब देखें, बात तो इससे पहले जो बनी गाला में इजलास हुआ था, जहाँ पे जो है वो जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान इमरान खान साहब की मौजूदगी में जो आपस में तल्ख कलामी हुई थी, और ये भी कहा था उन्होंने इसको तरीन साहब को, कुरैशी साहब ने, कि ये आपको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और उन्होंने उनको कहा था कि ये आप वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं कुरैशी साहब। तो उस वक्त से लेके खान साहब को अच्छे तरीके से पता था कि ये एक दूसरे के वो हैं, अपोजिट हैं, और ये इसी तरह से चलेंगे। और ये जो बड़े लोग हैं ना, सही बात यह है कि इनको कई मरतबा, जैसे हम अहमद हुसैन देड़ की बात करते हैं, हम खुद उसको कवर करते रहे हैं। बनी गाला के बाद जब उसने धरना दिया और वो टिकट लेके गया, तो वो खान साहब ने उसको रिकंसाइल किया ना, हालांकि टिकट दिए हुए थे, नहीं मिल रहा था उसको। बहुत दफ़ा ये किया और बहुत दफ़ा ये नहीं किया। और बाज़ का ये जो लीडरशिप है हमारे मुल्क की, ये ग्रुप बंदियां रखना भी चाहती है, उनके लिए इन लोगों की हैसियत भी कोई नतीजा भुगतना पड़ा ना। आज वो सारी धड़े बंदियां खुलकर सामने आ रही हैं। वो केपीके में नहीं हुआ। केपीके में जो बुनियादी बात आई, अगर आप उसको जमा करें कि जो बल्ले पे जिसने वोट लिए उसने कितने लिए बल्दियाती इंतखाबात में, और जो इमरान खान की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा था उसने कितने लिए। अगर वो हलकों में 2-2, 3-3 लोग इस तरह से आए, उनकी कैलकुलेशन करें और देखें कि उसका वोट कितना है और जो जीता है उसका वोट कितना है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब का नाम निकल जाता है मुंह से, हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं लेकिन नाराज़ भी रहते हैं, क्योंकि फवाद अहमद साहब ये बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि धड़े बंदियाँ अगर थी तो आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। पीटीआई को तब ख्याल नहीं आया जब लोग ग्रुपों में तकसीम हो गए, आज वापस बुला रहे हैं। अब लोग वापस कैसे आए जब आपने खुद ही इतने ग्रुप बनने दिए पीटीआई के अंदर? अब लोग नहीं होंगे, अब जो वापस आएंगे वो खच्चर और गधे होंगे बकौल पीटीआई के। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा है, मैं तो आपको सिर्फ सुना रहा हूँ कि उन्होंने खच्चर और गधे वो वापस जुर्माना कर देना। हम वैसे ज़ेर-ए-ताब हैं आजकल, आपको मैंने क्या कहा है सर, वज़रा को पकड़े जाके जिन्होंने खच्चर और गधे करार दिया, उनका चलता रहता है। हम कहें तो पैमरा का जुर्माना है।
ये तो खुला तेजाद है मलिक साहब। मसला तो यही है ना कि उनको जो कहता है उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस टीवी पे चलता है उसको पकड़ के जनाब कहते हैं जुर्माना पे करें। सर वो तो वहाँ उन लोगों के नाम भी लेते रहे जो कंधे पे रुमाल रख के घूमते हैं और मीनार पाकिस्तान के पीछे जिस गली का तस्करा करते रहे शहबाज गिल साहब, उनको तो उसके बाद भी कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल चले, खैर जरूरी नहीं है कि अपनी जबान और अपने अखलाक को हम इसी तरीके से दिखाएं। धड़े बंदियों का मामला जहां तक है मलिक साहब, ये धड़े बंदियां तो हकीकत है, मौजूद है। इसमें एक बड़ा कमाल इमरान खान साहब का अपना भी है। उन्होंने अपने किसी दोस्त को एक तो छोड़ा नहीं, अलीम खान साहब हो या जो है वो जहांगीर तरीन साहब हो, इमरान खान साहब ने एक तो उनको छोड़ा नहीं, जहां उनको छोड़ा जा सकता था वहां भी नहीं छोड़ा। निजी महफिलों के अंदर भी उनका तस्करा होता रहा, उनकी इज्जतें उछाली जाती रही, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होती रही, उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरियां होती रही, उनको माफिया करार दिया जाता रहा। ये सब कुछ तो चले अपनी जगह है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, आमिर खान साहब की कल एक जगह मैंने गुफ्तगू सुनी, वो फरमाते हैं कि जी खान साहब जब आए तो हमें तवक्का ये थी कि वो हमसे बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे, अपने हुकूमत के हवाले से बात करेंगे, अपनी पॉलिसीज के हवाले से बात करेंगे और अपने अदम एतमाद के हवाले से जो चैलेंज उनको दरपेश है उसके हवाले से कोई तावन मांगेंगे। लेकिन खान साहब आए, आके जो है वो उन्होंने सारी सूरत हाल को देखा और उसके बाद बगैर बात किए चले गए। चौधरी शुजा साहब के पास भी वो गए। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो आज भी क्रिकेट के कैप्टन है और वो चाहे जाने के लिए बने हैं। वो एक ऐसे ज़हनी कैफियत के अंदर चले गए कि जहां वो समझते हैं कि अगर वो किसी के पास चले गए तो लोग बगैर कहे उनका मुद्दा समझ जाएंगे, हाल दिल समझ जाएंगे। सियासत में इस तरीके से नहीं होता। लोग ये चाहते हैं कि कुछ लो और दो के साथ साथ उनकी इज्जत भी की जाए। यहाँ सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो रहा ग्रुपबंदियों से ज्यादा वो ये कि इनके अपने अरकान की इज्जत नहीं की गई। आप किसी से भी पूछ लें, कराची से लेकर खैबर तक किसी रुकन के साथ पूछ लें, शायद ही कोई ऐसा हो कि जो कहे कि मेरी इज्जत मेरे मर्तबे के मुताबिक की गई। सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान। लेकिन अब तो अपने लोगों को बड़े प्यार से मोहब्बत से वापस बुला रहे हैं। राजा यासर हमायूं सूबाई सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। ज़रा मैं वो भी आपको सुनवा दूँ, फिर मैं औरिया साहब की तरफ जाऊँगा कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि अरकान असम्बली जो इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हैं उनके नाम उनका पैगाम क्या है, जरा सुनिएगा। MNAs इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हैं, उनको एक मैं पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से बहुत सारों को मैं जानता हूं और मुझे पता है कि आप लोग एक अच्छे खानदानों से आपका ताल्लुक है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को खानदानी साबित करने के लिए आपको अपना जो कंडक्ट है वो भी ऐसा रखना पड़ता है कि लोग आपके और आपके खानदान की इज्जत करते रहें। आपने ये जो हरकत की है इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया आपके ऊपर, और ये पार्टी से ज्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को क्लियर करें। आप अगर वाकई आपके ग्रीवेंसेज हैं, आप समझते हैं कि वो हल हो सकते हैं, तो आप वापस आए, हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझते हैं कि नहीं हल हो सकते और आप बिल्कुल पीटीआई में दोबारा नहीं आना चाहते तो फिर इस्तीफा दे दें। अदरवाइज आप पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है कि आपने ये करोड़ों रुपए लेके और पीटीआई के खिलाफ वोट लेने के पैसे लिए। अगर आपने लिए हैं या नहीं लिए, अपने आप को इनोसेंट साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और ना सिर्फ अपनी इज्जत बचाएं, अपने खानदान की इज्जत बचाएं और अपने खानदानी होने का सबूत दें। और ये साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल राजा यासर हमायूं साहब अपने उन अरकान से जो इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हैं उनसे कह रहे हैं कि वापस आ जाएं। उनके ऊपर एक धब्बा लग चुका है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, लिए न लिए या नहीं लिए, उनको वापस आ जाना चाहिए। अगर पार्टी से उनको इख्तलाफ है इस्तीफ़ा दें, दोबारा जीत कर आ जाएं, अदरवाइज़ वापस आएँ पार्टी की तरफ, और अगर उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं तो उसको दूर भी किया जा सकता है। खान साहब ने जब सेनेट के इंतखाबात थे तब खान साहब ने कहा था लोगों ने ज़मीर के मुताबिक फैसला दिया। अब पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से, अगरचे बात दुरुस्त है, ऐसी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सेनेट के इंतखाबात, चेयरमैन के इंतखाब हुए, फिर जिस तरीके से वोट कैंसिल किए गए, कहाँ स्टैंडिंग है पीटीआई की इस हवाले से? और ये सब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। देखिए पहली बात है, मैंने कब कहा है कि ये मामला ऐसा नहीं है। मामला ये है कि ये बुनियादी तौर पर एक मंडी है कि जो 1988 के बाद से, उससे पहले से चलती शुरू आ रही है। मैंने तो उस दिन ट्वीट किया, इस पर बहुत लोग शोर मचा रहे थे कि बुनियादी तौर पर 1962 में अयूब खान ने आइन बना लिया। आइन बनाने के बाद उसमें एक शिक छोड़ दी गलती से कि जब सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ सकता, तो दो अपोजिशन के मेंबरान जो थे उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की। एक मौला मुफ्ती महमूद थे, एक अफसर चीमा साहब, जिनको इनाम के तौर के बाद में जस्टिस बनाया गया। उससे पहले आप देखें मुस्लिम लीग से पूरी की पूरी सोलवर्दी साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बना दी। कहीं तो रुकना चाहिए ना यार, ये बाजार मसला सारा ये नहीं है। मसला सारा ये कब तक हम हर 3-4 साल के बाद फिर रोना रोता रहेंगे कि भाई वो बिक गए, ये बिक गए, ये बिक गए, वो बिक गए।
ये अखलाकियात तौर पे गलत है। जिस बंदे ने बुनियादी तौर पर अगर कुछ करना है, चेंज करना है, तो पीछे अपने काफ लीग की बात हम करते हैं। बहुत मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, मुझे इतना पता है कि पीटीआई की स्पोर्ट के बाद वो इतनी सीटें भी नहीं ले सकते थे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। इसी तरह इमरान खान के बेसिक टैक्स के बगैर ये लोग भी कुछ नहीं थे ना उस वक्त। तो एक पार्टी की स्टैंडिंग होती है, उसके साथ आप चलते हैं। इनकी अपनी हैसियत भी है, अपनी हैसियत। जिन लोगों की आजाद थी वो शामिल हो गए। मुझे इस पे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में नजरियाती पॉलिटिक्स इसलिए नहीं आगे बढ़ सकी कि हम कोर्ट करते हैं। उसने किया था तो ये भी ठीक है, इसने किया था वो भी गलत था, इंतहाई गलत था। और हम उस वक्त भी कहते थे ठीक है कि ये गलत है। मतलब सादिक ईरानी जो है किस बुनियाद पे बैठा हुआ है, क्या उसकी मतलब किस बुनियाद पे बैठा हुआ है? उससे सबसे पहले तो क्योंकि सबसे पहले तो उसको हटाओ, और उसकी एक वजह है कि क्यों नहीं हटाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्यों नहीं हटाते। वो किसका आदमी है कि वो बैठा हुआ है? मेरा दोस्त है, 40 साल का दोस्त है वो, नहीं हटाएंगे। ठीक है, ये सब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अली शेर साहब, ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकात हुई कुछ ही देर कबल। मौलाना अपने इस जलसे के हवाले से, जिसमें वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि तसादम ना करें, एहतजाज करें, मौलाना का क्या मौक़िफ़ है? मौलाना जो है वो भी ज़ाहिर है उन्होंने 25 की डेट दी हुई है कि 25 को फैज़ाबाद के मकाम पर जो है वो तमाम अपोजिशन के जो जुलूस हैं वो इकट्ठे होंगे और उसके बाद वो डी चौक पे आएंगे। वो 22, 23, 24 मार्च इस्लामाबाद पुरअमन होगा। हाँ, ज़ाहिर है वो यही तो बात है। चंद दिन कबल जब एमकेएम का वफद आया था तो उस वक्त मौलाना साहब ने जो OIC के हवाले से गुफ्तगू की थी तो उसमें ये बात कही थी कि ये हमारे मोहतरम मेहमान हैं, हम 24 तारीख तक मेहमान वापस जा रहे होंगे, किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी सड़कों के हवाले से कोई नहीं होगी। 25 की शाम को जो है वो लोग दाखिल होना शुरू होंगे। लेकिन मौलाना ने चंद दिन कबल, उससे चंद दिन कबल, जब जरदारी साहब उनको मिल के गए थे और मैं वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने जो मीडिया टॉक की थी उस वक्त कहा था कि जो मुख्तलिफ ममालिक के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं वो ये समझें कि हमारे मुल्क में हम इसके खिलाफ तहरीकत में इत्तेमाद ला रहे हैं और वो अपने आप को इससे फासला करें। लेकिन जब वो मैनेज हो गया, वो चीज़ें तय पा गई और होना ही था, तो फिर उसके बाद मौलाना थोड़ा सा उस पर उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए करना चाहिए था, अच्छा किया। लेकिन ये आज की जो सिचुएशन है ये ज़ाहिर एक अफसोसनाक पैदा हुई बिलावल की वजह से। लेकिन टकराव की जो सूरत हाल है उसमें तो बहरहाल इस वक्त कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि जितना JUI ज़्यादा गुस्से में है इतना शायद ही कोई हो। फवाद अहमद साहब, नजीब हारून साहब PTI के पुराने दरीना कारकुन हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज उन्हें कहा कि उन्हें एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए। एकदम रिएक्ट करती है PTI की लीडरशिप जब कोई अगर इख्तलाफ भी करे। ये लोग कितने दूर चले जाते हैं, ख़ासतौर पर हम कराची की बात करें, आमर लियाकत साहब भी नाराज़ होते हैं फिर राज़ी हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नजीब हारून साहब तो फवाद चौधरी से बहुत पहले बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं और इमरान खान साहब को पहले दिन से भर भर के बुरियां भर भर के चंदा देने वालों में से हैं कि जिसकी बुनियाद पर फिर शौकत खानम कायम हुआ और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक सियासी पार्टी की बुनियाद रखी जो बगैर पैसों के मुमकिन नहीं थी। तो ये इमरान खान साहब के पहले दिन के कारकुन हैं और इनको जो सीट मिली थी, मैं नजीब हारून साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी कोई उनसे मुलाकात भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि नजीब हारून साहब PTI के अंदर भी एक शरीफ आवाज थे। तलबा सियासत से उन्होंने आगाज किया। अब भी कुछ अर्से पहले उन्होंने लिखा कि मैं बनी गाना के करीब एक जगह पर मुकीम हूँ, फजर का वक्त है, इमरान खान साहब मैं इंतहाई तकलीफ के अंदर सारी रात सोचने के बाद आपको खत लिख रहा हूँ कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये उन्होंने कुछ अर्से पहले खत लिखा था, जिसके बाद इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि नजीब जाके अपना काम जारी रखो, कोई मसला नहीं है। वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन नजीब हारून साहब, मैं एक बात आपको बता दूं कि कितने भी इख्तलाफात हो, मेरी अपनी राय है कि वो तहरीक अदम एतमाद के मौके के ऊपर इमरान खान साहब को धोखा नहीं देंगे, चाहे वज़रा कुछ भी कहते रहें। जो खुद जो है वो जिनकी अपना तहरीक इंसाफ के अंदर करियर 2 और 4 साल है और खासतौर पर पैरा ट्रूपर शहबाज गिल साहब, उन जैसों के लोगों की बात को तो सुनना भी मेरा ख्याल है कि बानी कारकुनान के लिए तौहीन होगी। तो इख्तलाफ के बुनियाद फवाद अहमद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। अली शेर और ये मकबूल जान साहब भी मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।